पिछली क्लास में कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कहां से आया है, लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से उसका विकास हुआ है और किन किन लोगों के द्वारा किस किस प्रकार की गणना यंत्र बनाए गए हैं। कंप्यूटर की हिस्ट्री में हमने वो सारी चीजें पढ़ा है, देखा है। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, 16वीं सेंचुरी की बात कर रहे थे, वो मैकेनिकल कहलाता था, जहां पर किसी भी प्रकार का विद्युत या विद्युत चुंबकीय उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाता था। लेकिन आज इसकी हम बात कर रहे हैं वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि जब हम कंप्यूटर की पीढ़ी की बात करते हैं कि कंप्यूटर कहां से शुरू हुआ और फर्स्ट जनरेशन कौन सा था, किन उपकरणों का उपयोग किया जाता था, तो ये सारी बातें मैं एक संक्षिप्त रूप में आपको यहाँ पे आज बता रहा हूँ, प्रकाश डाल रहा हूँ। तो जो अभी तक हम पढ़ रहे थे उसको कहा जाता था जीरोथ जनरेशन। जीरोथ जनरेशन कहने का मतलब था, क्योंकि हम उसको मैकेनिकल युग भी कहते थे, क्योंकि यहाँ पर जो उपकरणों का उपयोग किया जाता था उसमें मैकेनिकली हम वर्क करते थे। कहने का मतलब सॉफ्टवेयर का, या जैसे कोई घड़ी होती थी, पुराने समय में जो घड़ियों की हम बात करते थे, तो उसमें चाबी भरकर हम क्या करते थे, घड़ी को चार्ज करते थे। जितने देर तक वो चाबी घूमती थी उतने देर तक वो घड़ी भी चलती रहती थी। लेकिन फिर से हमको उसको चालू करना पड़ता था, तो हमको फिर से चाबी भरने की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कंप्यूटर की जो स्वचालित ढंग से संचालित होने लगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल उपकरणों का उपयोग किया जाने लगा, विद्युत के द्वारा संचालित किए जाने वाले उपकरणों की जब बात हुई, तो हमारा यहाँ से शुरू हुआ फर्स्ट जनरेशन। तो जब हम कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत जो है 1946 में हुई। अब 1946 में क्यों हुई? क्योंकि 1946 में जो है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया। वैक्यूम ट्यूब कांच के बड़े बड़े ट्यूब होते थे, जिसके माध्यम से हम एज ए प्रोसेसिंग डिवाइस को उपयोग करके बबल्स के माध्यम से हम डेटा को एक साइड से दूसरे साइड पर भेजा करते थे, और वो प्रक्रियान्वित होता था। प्रक्रियान्वित होने के बाद हमको बदले में आउटपुट प्राप्त होता था। तो ये जो पहली पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाने लगा। तो यहाँ पर जब बात कर रहे हैं तो 1946 से पहला जो पीढ़ी है हमारा कंप्यूटर का पहला पीढ़ी, वो 1946 से 1954 तक चला। कई बुक की हम बात करते हैं, जैसे पीके सिन्हा की बुक है पब्लिकेशन की, तो वहां पर 1942 से 1955 भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हम और भी कई किताबों की बात करें, राजा की बात करें, तो वहां पर 1944 लिखा होता है, 1956 लिखा होता है, एंड जो है, तो हमको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि जो सर्वप्रचलित जो तिथि है वो है 1946 से 1974। तो पहले पीढ़ी की जो शुरुआत हुई 1946 में, कहां तक चला? 1974 तक चला। हम पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग करते थे? तो हम यहाँ पर उपयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। ये आप पीएससी की बात करें या कई कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करें, व्याकरण से संबंधित कोई प्रश्न आ रहा है, परीक्षाएं हो रही है, तो वहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर के रूप में सामने आता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस उपकरण का उपयोग किया जाता था। तो वहां पर इस्तेमाल करते थे वैक्यूम ट्यूब का। अब हम बात करते हैं वैक्यूम ट्यूब से लैस जो कंप्यूटर थे, उसमें जो सबसे पहले कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं वो है एनिएक। ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर बने, एनिएक, कैडवेक, एडसेक यहाँ पर बना था, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कहलाता है पहला पीढ़ी का पहला कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा एनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, या कहीं पे कंप्यूटर भी लिखा होता है, जिसको किसके द्वारा बनाया गया? तो एनिएक को बनाने वाले जो थे जॉन डब्ल्यू मैक्सली और जे लेस्टर एक्टर, ठीक है, इनके द्वारा पहले पीढ़ी की कंप्यूटर का विकास किया गया। दूसरा पीढ़ी जो है, हम अगर बात करते हैं सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर की बात करते हैं, तो उसकी शुरुआत जो है 1954 या 1955 से शुरू हुई। 1955 में क्या हुआ? 1955 में वैक्यूम ट्यूब की जगह में कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर सिलिकॉन धातु के बने हुए बड़े बड़े टुकड़ों से मिलकर के बनने वाला जो उपकरण था, ये बहुत ही अच्छा संचालन या अचालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था विद्युत का, ठीक है। तो इसकी जो सेकंड जनरेशन की शुरुआत हुई 1955 और कहां तक चला? 1964 तक हमारा सेकंड जनरेशन चला। 1964 तक चलने का कारण था, और इसका जो कंप्यूटर था जिसका इस्तेमाल किया जाता था वो है PDP-1, PDP-11, ऐसे बहुत सारे सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। हम इन पीढ़ी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पहले मैं इन पांचों को बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं उस पर प्रकाश डालूंगा। तो यहाँ पर जब हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो 1955 से 1964 कौन सा उपकरण का इस्तेमाल किया जा रहा था? ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके अंतर्गत आने वाले कंप्यूटर थे PDP-1, PDP-11। इसके बाद आया हमारा
थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें उसकी शुरुआत जो है 1965 से 1974 तक चली। मतलब थर्ड जनरेशन जो है 1965 से 74 तक ही संचालित हुआ। 1965 में इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाने लगा, थर्ड जनरेशन की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का इस्तेमाल किया जाने लगा। यहाँ पर ट्रांजिस्टर के बनाने वाले कौन थे? विलियम सापियर, ठीक है। और जबकि आईसी का निर्माण जो है स्टीफन बर्कले या जॉन किल्बी ने किया था। आईसी का निर्माण, आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो हमारे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह किसका इस्तेमाल किया जाने लगा? आईसी। आईसी वैसे तो साइज में छोटे होते थे, लेकिन 3 लाख अलग ट्रांजिस्टर को असेंबल करके एक आईसी का निर्माण किया गया, जिससे हमारा कंप्यूटर का आकार जो है वो छोटा भी हो गया। तो यहाँ पर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में IBM 360, 370, IBM 340 या 4800 ऐसे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। और IBM PC जो होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है, उनके द्वारा लगभग ज्यादातर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का विकास किया गया। इसके बाद आईसी के बाद जो हमारा इस्तेमाल किया गया LSI, तो यहाँ पर हमारा शुरू हुआ फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी। अब चौथी पीढ़ी में आप देख सकते हैं कि शुरुआत तो लिखा है यहाँ पर 1975 से शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पर कई किताबों की हम बात करते हैं या कई विद्वानों की बात करते हैं तो उनका मत है 1989 में ये समाप्त हो गया, आउटडेटेड हो गया। लेकिन कई विद्वान जो है इसे आज तक संचालित होने वाला जनरेशन मानते हैं, क्योंकि अभी भी कई प्रयोगशालाओं में, कार्यालयों में फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे पेंटियम 4, पेंटियम ड्यूल कोर, 4i3, 4i7 इस टाइप के प्रोसेसर स्लैब जो है सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके अंतर्गत जो इस्तेमाल किया गया आईसी के स्थान पर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण था LSI, प्रोसेसिंग डिवाइस था LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। नाम से तो बड़ा लग रहा है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, लेकिन आईसी की तुलना में इसका आकार और छोटा हो गया, सिस्टम का आकार और छोटा हो गया। इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, माइक्रो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसमें SKL, डेल ऐसी कंपनियों के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। ये हमारा फोर्थ जनरेशन था जो आज तक चल रहा है। कब से शुरू हुआ? 1975 से। लेकिन इसके बाद आया फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन की शुरुआत एक्चुअल में 1990 को माना जाता है। बहुत से पुस्तकों में या बहुत विद्वानों को मत है कि जो फिफ्थ जनरेशन की शुरुआत हुई 1990 में। किससे हुई? यहाँ पर इस्तेमाल किया जाने लगा ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। LSI और VLSI की अपेक्षा में यहाँ पर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसमें AI जो अभी वर्तमान में हम सभी जानते हैं, अवगत है। AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है एक मशीन को ह्यूमन की तरह सोचने, समझने और कार्य करने की क्षमता प्रदान कर रहा है, जिसमें आते हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं हमारे रोबोट या हाई परफॉर्मेंस मशीन जो अभी वर्तमान में संचालित हो रही है। यानी पलक झपकते ही मिलियन ट्रिलियन जो गणनाएं हैं उनको पलक झपकते ही वो प्रिपेयर करने की क्षमता रख रही है, जिसके अंतर्गत हमारे सुपर कंप्यूटर और अभी जो वर्तमान में चल रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग की बात हम कर रहे हैं, वो सारे जो सिस्टम्स है वहां पर। और हमारे दिन प्रतिदिन के लाइफ में हम AI का इस्तेमाल भली भांति कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। चाहे हम अपने सेलफोन की बात करें, चाहे सर्चिंग करने की बात करें, उसमें हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभा रहा है। तो 1990 से शुरू हुआ और आज पर्यंत इसमें विकास कार्य किया जा रहा है और डेवलप किया जा रहा है, ताकि उसे सोचने, समझने और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न की जा सके। तो ये आप देखिए कि आपकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 पीढ़ी के कंप्यूटर है, जहां पर हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका प्लस पॉइंट क्या है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का पहला प्लस पॉइंट ये था कि हम मैकेनिकल युग से बाहर आ चुके थे। यानी अब मैकेनिकली हमको किसी चीज को सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित करने की आवश्यकता नहीं थी। हम प्लग करते थे और इलेक्ट्रॉनिक वे में, जैसे ही हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो में हम विद्युत का उपयोग करके उसको संचालित करने की क्षमता हमको प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर जब बात करते हैं तो वैक्यूम ट्यूब, तो ग्लास के बड़े बड़े ट्यूब होने के कारण उस समय के कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था। बहुत बड़ा होने के कारण इसमें कुछ कमियां भी थी। कमियां होने के कारण क्या कि आकार में बड़े होने के कारण ये विद्युत की खपत बहुत ज्यादा करते थे, यानी पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा था। और पावर कंजम्पशन ज्यादा होने के कारण ये हीट ज्यादा उत्पन्न करते थे। हीट ज्यादा उत्पन्न करने के कारण जल्दी खराब हो जाते थे।
इसलिए जब ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया तो ट्रांजिस्टर का उपयोग करने से सेकेंड जनरेशन में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही हुआ कि आकार में पहले पीढ़ी की तुलना में इस पीढ़ी के कंप्यूटर छोटे हो गए। छोटे आकार के होने के कारण विद्युत की खपत कम हो गई। विद्युत की खपत कम होने के कारण हीट कम उत्पन्न करने लगे। हीट कम उत्पन्न करने के कारण इसकी जो क्षमता है या लाइफ है वो बढ़ गई पहले पीढ़ी की तुलना में, और प्रोसेसिंग स्पीड भी पहले की तुलना में ज्यादा हो। इसके बाद जब थर्ड जनरेशन आया जहां पर हम ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का इस्तेमाल करने लगे, तो आईसी जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, छोटा चीप होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 लाख ट्रांजिस्टर्स को लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टर का सैंपल करके बनाया जाता है। यहां पर आकार पहले और दूसरे पीढ़ी की तुलना में बहुत छोटा हो गया। पोर्टेबल हो गए कंप्यूटर। यहां पर आकार छोटा होने के कारण विद्युत की खपत और कम हो गई। विद्युत की खपत और कम हो जाने के कारण हीट कम उत्पन्न करने लगे। हीट कम उत्पन्न करने के कारण इसकी लाइफ बढ़ गई और प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन अपने पहले पीढ़ी के कंप्यूटर्स की तरह यहां भी एसी की रिक्वायरमेंट, एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट बनी हुई थी, क्योंकि इतना हीट उत्पन्न करते ही थे कि ये खराब हो जाते। इसलिए एसी लगाकर इनको ठंडा किया जाता था। ठीक है, बिना एसी के ये हीट होकर के खराब होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद जब फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं तो फोर्थ जनरेशन में मैंने आपको बताया किसका इस्तेमाल हुआ, एलएसआई वीएलएसआई। एलएसआई यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और वीएलएसआई जो होता है हमारा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। नाम से तो बड़ा लग रहा है लेकिन आईसी से इसका आकार और छोटा हो गया। यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स की तुलना में इनका आकार बहुत छोटा हो गया। जैसे डेस्कटॉप के रूप में हो गया, लैपटॉप के रूप में हो गया, यू कैन कैरी एनी लेयर। हम उसको आसानी से बैग की तरह पकड़ते हैं, बैग में डालते हैं और कहीं भी ले जाने की क्षमता हमको प्राप्त हो रही है, यानी बहुत ही पोर्टेबल हो गया। लेकिन पहले पीढ़ी की तुलना में आकार में छोटा हो गया, हीट कम उत्पन्न होने लगा, ना के बराबर होने लगा। हीट कम उत्पन्न कर रहा है तो पावर कंजम्पशन बहुत ही कम हो गया। पावर कंजम्पशन कम होने के कारण ये क्या हुआ, खराब भी बहुत कम होने लगे। और पहले पीढ़ी की तुलना में एसी की रिक्वायरमेंट अब यहाँ पर नहीं रह गई। अब हम यहाँ पर बिना एसी के भी यहाँ पर फोर्थ जनरेशन की चीज का इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे ये हमारे प्रयोगशाला में रखा हुआ है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर लेकिन स्ट्रक्चर के वे पर हम बात करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत जटिल। छोटे हो जाने के कारण इसको सुधारना बड़ा कठिन हो गया, कठिन कार्य हो गया, क्योंकि पोर्टेबल होता था, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता था। ये इसका ड्रॉबैक हो गया। इसके बाद आया हमारा फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में जैसा मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। आज कंप्यूटर टेबल से या लैपटॉप से हटकर कमांड टॉप के रूप में कन्वर्ट हो गए। हमारा जो स्मार्टफोन है वो भी एक कंप्यूटर का ही प्रकार है। पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है जिसको हम कहीं भी हाथ में पकड़ करके ले जा सकते हैं, सारे कार्य उसमें हम संचालन कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर किसका इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें आप आसानी से चैट जीपीटी या एलेक्सा जैसे जो एआई फीचर्स हैं उनका इस्तेमाल करके आप आसानी से कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं, कोई पोर्ट्रेट बना सकते हैं। उसको बस आप प्रोग्राम सेंड